हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस सिविक चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये चैप्टर का पार्ट 5 है। इससे पहले जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था चैलेंजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है, हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस बॉडी या ग्रुप को कहा जाता है जिसमें कुछ लोग थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हु वर द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन किसे बनाया, तो कौन थे मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो वो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। हाउ डिड दे मेड इट, वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो क्या कौन थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, मींस इलेक्शंस के थ्रू चुने गए थे। अब इलेक्शंस के थ्रू किस तरीके से चुने गए थे वो हम लोग देखते हैं। तो अब इलेक्शंस के थ्रू किस तरीके से चुने गए थे, तो अगर हम बात करें तो उस समय यूनिवर्सल डायरेक्ट फ्रेंचाइज थी नहीं, तो इलेक्शंस के थ्रू किस तरीके से चुने गए तो वो हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने 1947 से पहले हमें ये आजादी दे दी थी कि आप अपनी स्टेट में गवर्नमेंट बना सकते हो, मींस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के थ्रू ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या थे, चुने गए थे। ठीक है, जैसे साउथ इंडिया की साउथर्न पार्ट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां से कुछ मेंबर्स आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। नॉर्थर्न पार्ट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां से कुछ मेंबर्स आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट से क्या थे, बुलाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है, तो कब हुआ इलेक्शन, 9 जुलाई 1946 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग कब बुलाई गई, दिसंबर 1946 में। मींस इलेक्शन होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई वो बुलाई गई दिसंबर 1946 में। ठीक है, मींस दिसंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब दिसंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1947 में क्या हुआ कि इंडिया का क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। मींस दो पार्ट में डिवाइड हो गया इंडिया, पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया। मींस पाकिस्तान एक नई कंट्री बन गई। तो जब डिवीजन नहीं हुआ था हमारे इंडिया का, ठीक है, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे टोटल, मींस बिफोर पार्टीशन। ठीक है, जब पार्टीशन हो गया 1947 में, तब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो जो पाकिस्तान की तरफ से आए हुए थे, मींस पाकिस्तान प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से जो आए हुए थे मेंबर्स, उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। तो टोटल कितने मेंबर्स बच गए, 299 मेंबर्स रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मींस जो बचे हुए 299 मेंबर्स थे उन्होंने क्या लिखा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। क्लियर, ठीक है। अब 299 मेंबर्स ने क्या लिखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और स्टार्ट कब हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, दिसंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हो गया था। अब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के पूरी तरीके से तैयार हो गया था, मींस पूरी तरीके से रेडी हो गया था, लिखा गया था। ठीक है, मींस एडॉप्शन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडॉप्शन कब हुआ, 26 नवंबर 1949 में। पूरा कंप्लीट कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। अब इंप्लीमेंट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोग अगले दिन उसको अनाउंस कर देना चाहिए था, अगले दिन उसको इंप्लीमेंट कर देना था। लेकिन 26 जनवरी 1950 2 महीने का डिले क्यों किया गया, 2 मंथ लेट क्यों किया गया, वो हम लोग देखते हैं। तो उसके पीछे भी एक रीजन था। उसके पीछे ये रीजन था कि जवाहरलाल नेहरू ने एक लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज आंदोलन, पूर्ण स्वराज जो था रेजोल्यूशन, वो क्या कर लिया था, पास कर लिया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रोक्लेम किया था कि हम लोगों को आजादी, इंडिपेंडेंस जो मिलेगी वो मिल जाएगी 26 जनवरी के दिन, हमें आजादी मिल जाएगी। लेकिन 26 जनवरी के दिन हमें आजादी नहीं मिल पाई थी, हमें 15 अगस्त का वेट करना था। ठीक है, तो 26 जनवरी एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंस डेट है। ठीक है, उसकी वैल्यू है जिस दिन, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उसको क्या कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, प्रोक्लेम कर दिया था। कब किया था, 1929 में एक लाहौर सेशन में उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने पूर्ण स्वराज आंदोलन रेजोल्यूशन क्या कर लिया है, पास कर लिया है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि 20 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी। ठीक है, तो 26 जनवरी एक अपने आप में सिग्निफिकेंट डेट थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग 2 महीने को डिले करते हुए जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो अनाउंस की गई डेट है उसकी
वैल्यू है, ठीक है, तो हम लोग क्यों ना उसी दिन अनाउंस करें। तो इसीलिए यही कारण था कि 26 2 महीने का वेट करना पड़ा और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है, मींस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर। तो उस दिन क्या बनाया जाता है, हमें रिपब्लिक डे बनाया जाता है। किस दिन? 26 जनवरी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंट्री जिसका हेड या फिर लीडर, ठीक है, किसके द्वारा चुना गया हो? पीपल्स के द्वारा चुना गया हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिपब्लिक, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब एक्सेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग जो 70 या 70 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है, तो 70 इयर्स बिफोर वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग आज भी क्यों फॉलो करते हैं? हमें तो अब मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं उसको? उसके पीछे भी रीजन है। इट्स लेजिटिमेसी, उसमें एक सच्चाई दिखती है कि हाँ ये हम लोग वास्तव में हमारे जीवन में काम के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हम लोग देखते हैं, क्योंकि उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो थी नहीं, और जो वहां के मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो अलग अलग डाइवर्सिटीज के थे। कुछ कांग्रेस पार्टी के थे, तो कुछ कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन के थे, ठीक है, और अलग अलग जगह से आए हुए थे। कुछ साउथर्न प्रोविंशियल असेंबली से आए हुए थे, तो कुछ वेस्टर्न प्रोविंशियल असेंबली चुने गए थे, तो कुछ ईस्टर्न प्रोविंशियल असेंबली चुने गए थे। तो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग स्टेट से क्या आए हुए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आए हुए थे। मींस अलग अलग आइडियाज के मेंबर्स थे, अलग अलग डाइवर्सिटीज के मेंबर थे। तो उन्होंने सब अपने अपने आइडियाज के थ्रू क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो इसलिए वो एक तरीके से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से भी बेटर ऑप्शन था वो, ठीक है। जो प्रोविंशियल असेंबली वाले जो इलेक्टेड मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो एक बेटर आइडिया से बने हुए थे, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ which it was made, अब क्या किस प्रोसेस के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया? तो पहली प्रोसेस क्या थी? ड्राफ्टिंग, मींस पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? ड्राफ्ट किया गया। अब ड्राफ्ट किसने किया वो हम लोग देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार करी जो ड्राफ्ट करेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पहले से, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। मींस जो ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की उसके चेयरपर्सन कौन चुने गए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? ड्राफ्ट किया। मींस जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी और उसके चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे जिन्होंने क्या किया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? ड्राफ्ट किया, ठीक है। अब ड्राफ्ट किया, अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? एक लॉयर थे, ठीक है, लॉ प्रोफेशनल थे। तो उन्होंने अच्छाई और बुराई और सभी चीजों को देखते हुए क्या किया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। और ड्राफ्ट करने के बाद क्या हुई? डिबेट्स हुई उस चीज के ऊपर। मींस जो ड्राफ्ट किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे क्या की? काफी सारी डिबेट्स हुई, ठीक है। मींस 144 डेज तक क्या चलती गई? डिबेट्स हुई। कितने दिन तक? 144 डेज तक क्या हुई? डिबेट्स हुई। और डिबेट्स होने के बाद उसमें अमेंडमेंट्स हुए, मींस चेंजेस हुए। कम से कम 2000 अमेंडमेंट्स किए गए जो ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो 2000 अमेंडमेंट्स होने के बाद क्या हुआ? उसको इंप्लीमेंट किया गया विद रेशनल्स, ठीक है, विद रेशनल्स। अब रेशनल्स का मतलब क्या है कि जो चीज इंप्लीमेंट की गई उसके पीछे भी रीजन दिया गया है कि ये चीज क्यों बनाई गई, ये लॉ क्यों बनाया गया। जैसे हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाया गया इसके पीछे भी रीजन दिया गया, ठीक है। और जो अगर हम बात करें रिजर्वेशन दिया गया, तो रिजर्वेशन के पीछे भी क्या दिया गया? रीजन दिया गया, ठीक है। तो सभी चीजों के पीछे रीजन दिया गया और फिर बाद में क्या इंप्लीमेंट किया गया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। मींस पहले ड्राफ्टिंग हुई, फिर ड्राफ्टिंग के ऊपर डिबेट्स हुई, और डिबेट्स होने के बाद उसमें जो चेंजेस करने थे
वो चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, और अमेंडमेंट्स करने के बाद जो लॉ बनाया गया है उसके पीछे भी रीजन दिया गया है कि ये लॉ अगर बना है तो ये क्यों बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, तैयार किया गया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, और किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, किस तरीके से भी पार्टीशन में मेंबर्स अलग अलग हुए। ठीक है, और किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और आज हम लोग उसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं उसके पीछे हम लोगों ने रीजन देखे। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या वैल्यू गाइडिंग वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।